हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार कहा है, इनफैक्ट आपसे प्रॉमिस भी किया है कि कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका वीक रहे, जिसके वजह से आपको मार्क्स कम मिले या कुछ प्रॉब्लम हो। तो बस उसी सारी कोशिश में लगी हुई हूँ कि वो वाला कंटेंट भी आपको दे पाऊँ जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता। तो आज ऐसा ही एक वीडियो फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो अकाउंट्स की नॉर्मली आप देखते हैं, मतलब आप आजकल आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो आपको अकाउंट्स की थ्योरी नहीं देखने को मिलती। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 3 वीडियोस अकाउंट्स की थ्योरी के दे चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, उन सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी, प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखो। लास्ट बहुत टाइम से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, तो टोटल कुछ 7-8 वीडियोस आएंगे, जिनमें से आप आराम से उनको देखो। अपने फ्रेंड्स को भी बता दो यार, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, है ना। इस वजह से उनके साथ भी शेयर करो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2015 के साथ 2018 में भी आया है। क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब आपको पता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं होती, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कितना अलाउ होता है? 6%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर आपको पता होगा कि 6%, मिनिमम 6% होता है, तो आप सही लगा लोगे और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और आप, लेकिन बहुत आसान है। पढ़ते हैं क्या है। गीता, सुनीता एंड अनीता एक फर्म में साझेदार हैं, यानी गीता, सुनीता एंड अनीता व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ऑन फर्स्ट 2015 दे एडमिट योगिता एज अ न्यू पार्टनर। मतलब एक नया पार्टनर आता है, योगिता नाम है जिसका, वो किसके लिए? 110 शेयर के लिए आया है। ठीक है। On Yogita's admission, the profit and the loss account of the firm was showing a debit balance of 20,000 rupees, which was credited by the accountant of the firm of the capital account of Geeta, Sunita and Anita. मतलब कहने का मतलब ये है कि जब योगिता ने एडमिशन लिया, मतलब योगिता के प्रवेश के समय पर लाभानी खाते में कितने पैसे थे? 20,000 रुपए का शेष रह रहा था। ठीक है, 20,000 रुपए डेबिट थे। लेकिन जिस फर्म का जो अकाउंटेंट था, उसने लाभ के अनुपात को गीता, सुनीता और अनीता के पूंजी खाते में जमा की खतौनी कर दी। मतलब कि इसने क्या किया, जो अकाउंटेंट था उसने जो 3 पार्टनर्स थे, गीता, सुनीता और अनीता, इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में अकाउंटेंट ने उसमें क्रेडिट कर दिया है। अब आपको करना क्या है? डिड द अकाउंटेंट गिव करेक्ट ट्रीटमेंट। आपको बताना है कि क्या जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट किया है वो सही ट्रीटमेंट किया है या सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है, फिर से एक बार पूरा समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? 3 पार्टनर्स हैं, गीता, सुनीता और अनीता, जो कि फर्म में जो प्रॉफिट होता है उसको किस अनुपात में बांटते हैं? किस रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। एक नया पार्टनर आता है फर्स्ट 2015 को, जो कि 1/3 शेयर के लिए आया है, योगिता नाम है उसका। लेकिन जब योगिता का एंटर हुई है, जब योगिता ने प्रवेश लिया है, उस टाइम पे क्या हुआ है? 20,000 रुपए क्या हो रहे थे? लाभानी खाते में 20,000 रुपए डेबिट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी यहाँ पे कि जो तीनों पार्टनर्स थे उसने वो अमाउंट सॉरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तीनों के अकाउंट में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये जो इसने किया है, मतलब ये जो इसने ट्रीटमेंट दिया है, क्या ये सही है? तो अब आप खुद सोचो कि कहाँ डेबिट बैलेंस हो रहा था लाभानी खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बट इसने गलती से क्या है, तीनों का प्रॉफिट जो कैपिटल अकाउंट था वो क्रेडिट कर दिया है। तो ये तो सही एंट्री नहीं है, ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं आपको नीचे लिखकर बता देती हूँ कि जब आप आंसर ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लिखोगे नो द अकाउंटेंट डिड नॉट give correct treatment as capital account of the partner partner should be debited। उसका जो अकाउंट, पार्टनर्स का अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट, वो क्या होना चाहिए था, वो डेबिट होना चाहिए था, बट उसने क्या कर दिया है, वो क्रेडिट कर दिया है, तो ये गलत ट्रीटमेंट किया है उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, किसी साझेदार की मृत्यु पर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज ट्रांसफर टू द, मतलब किसी साझेदार की मृत्यु पर उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसके भाग को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब उसके जो उसका पार्ट होता है, अगर कोई मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ABC, सी की डेथ हो जाती है, तो जो उसका जो अमाउंट है, मतलब उसका जो प्रॉफिट है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब वो आपसे पूछा जा रहा है किस में। देखो, लाभ हानि खाते के नाम की साइड यानी डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि सस्पेंस अकाउंट पे डेबिट, मतलब डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया जाता है, या फिर सेम चीज सस्पेंस के नाम से क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। तो अब आप देखो क्या, देखो, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, लाभ हानि खाते के उचंत खाते के डेबिट साइड की तरफ उसको लिख दिया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे, मतलब ये जो 3rd वाला ऑप्शन दिया गया है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लाभ हानि उचंत खाते के नाम की तरफ, यानी लाभ डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एक नंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अनंत, गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं, अनंत, गुलाब और खुशबू, जो कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, 5:3:2 के रेशियो में। फ्रॉम 1/4/2014 को क्या हो रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब हम जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। फिर क्या हो रहा है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। मतलब अब जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, तो उस कंडीशन में जब गुडविल की वैल्यू निकाली गई तो कितनी निकल कर आई है, 2,40,000 रुपए। आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ जर्नल एंट्री करने से पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं। मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ करके बता देती हूँ। देखते हैं किस पार्टनर ने रेशियो चेंज होने के बाद किसने गेन किया है और किसको सेक्रीफाई कर रहा है। यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर आप ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, और बहुत इजी होते हैं। देखो, सबसे पहला कौन है, अनंत। अनंत ने क्या किया, इसका जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, मतलब आप कैसे निकालोगे किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाई किया है। तो अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें, ओल्ड रेशियो, तो तीनों का ओल्ड रेशियो कितना था, 5:3:2। यही तो था तीनों का ओल्ड रेशियो।
तो या फिर हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि 5/10, 3/10 और 2/10, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इनका नया रेशियो कितना था, न्यू रेशियो की बात करें तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि भैया दोनों को बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या हो गया, 1:1:1, यही तो हो गया ना, 1:1:1। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, 1/3, इसको ऐसे लिख लूं 1/3 और 1/3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि किस पार्टनर का ने सेक्रीफाई किया है और किसने गेन किया है। तो हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। सेक्रीफाई का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेक्रीफाई और गेन। वैसे आपको ये पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होंगे, आप फटाफट से निकाल सकते हो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो देखो अब हम एक एक करके निकाल देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसका, जो अनंत पार्टनर ए है। कैसे निकालोगे, मैं यहाँ अलग से यहाँ पर नीचे बता देती हूँ। तो अनंत का कैसे निकालोगे, देखो अनंत का ओल्ड रेशियो कितना था, अनंत का ओल्ड रेशियो है 5/10। इसमें से लेस करो इसका नया रेशियो, नया रेशियो मतलब 1/3, यही तो है इसका ओल्ड रेशियो और ये रहा इसका नया रेशियो। तो 5 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 30, ये आ गया 15 - 10 यानी 5/30। कैलकुलेट करके यही तो आ गया 5/30। तो इसका मतलब क्या है, इसने सेक्रीफाई किया है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं गुलाब। गुलाब का जो पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो, वो कितना है 3/10 और नया रेशियो है वो कितना है 1/3। तो अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 30, ये 9, ये -10, तो इसका कितना हो गया -1/30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने गेन किया है, इसने तो गेन किया है ना, इसको ज्यादा मिला है जो इसको पहले मिल रहा था। अब क्योंकि अब बराबर बराबर होने की वजह से इसको ज्यादा मिल रहा है। और तीसरा पार्टनर कौन है, खुशबू। इसका जो पुराना रेशियो था वो कितना है 2/10, नया रेशियो कितना है 1/3 इज इक्वल्स टू, आप एलसीएम ले लो 30, यहाँ पे आ गया आपका 6 - 10, तो ये आपका हो गया यहाँ पे -4/30। इसने भी गेन किया है, इसको भी फायदा हो रहा है, सिर्फ नुकसान किसको हो रहा है, एक अनंत को। अब हम देखते हैं इनकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, वो हम यहाँ करेंगे। नीचे थोड़ी किचपिच जैसी हो गई है, आप समझ जाना, ठीक है। और वैसे मैंने समझाया है तो समझेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले कौन है, अनंत। तो आप यहाँ पे नंबर 1, अनंत हैज टू बी क्रेडिटेड एज द सेक्रीफाई। अनंत ने कितना सेक्रीफाई किया है, कैसे निकालोगे, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 2,40,000 रुपए। ये तो हमें पता चल गया कि अनंत ने सेक्रीफाई किया है, अब कितना किया है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। 2,40,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5/30, यही तो आया है इसका 5/30, ठीक है। तो 5/30 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 40,000 रुपए आएगा। इसका मतलब अनंत ने 40,000 रुपए का सेक्रीफाई किया है। अब हम ये अनंत का, इसके बाद हम गुलाब का कैलकुलेट करेंगे। गुलाब का कैसे, गुलाब हैज टू बी डेबिटेड, गुलाब डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि गुलाब को गेन हो रहा है, उसको मिल रहा है। तो देखो कैसे निकालोगे, 2,40,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1/30, 1/30 ही तो करोगे क्योंकि इसका 1/30 आ रहा है। तो 1/30 इसका आ रहा है 8,000 रुपए, इसको 8,000 रुपए मिलेंगे। तीसरा पार्टनर कौन है, खुशबू। खुशबू का कैसे निकालोगे, खुशबू को भी गेन हो रहा है, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30, ये कितना हो गया 32,000। एक बार फिर से समझा देती हूँ, काफी ज्यादा हौच पौच सी हो गई है इसलिए दोबारा समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, यानी कितना किसने सेक्रीफाई किया है और किसने गेन किया है। तो इसको पता करने का एक फॉर्मूला है, आप जानते हो, बहुत अच्छे से पता होगा, पार्टनरशिप में पढ़ा है हमने। ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि किसको गेन हो रहा है और किसको सेक्रीफाई हो रहा है। यहाँ पे हमने तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस कर दिया, जिससे हमें पता चला कि अनंत जो है वो क्या कर रहा है, नया रेशियो चेंज होने से उसे नुकसान हो रहा है, वो उसको सेक्रीफाई हो रहा है, ठीक है।
ऐसे ही गेन, ये जो सेकंड पार्टनर है गुलाब, उसके साथ क्या हो रहा है, उसने गेन किया है, उसको पहले कम मिल रहा था, अब उसको ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही खुशबू को भी सेम चीज सॉरी, पहले उसको कम मिल रहा था, अब उसको ज्यादा मिलेगा। ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ हमने ये निकाला कि आखिर जिसने सेक्रीफाई किया उसने कितना सेक्रीफाई किया है, जिसने गेन किया है उसने कितना गेन किया है। तो जो इनका निकल कर आया था उसके साथ हमने उसको जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो देखो, जिस जिस पार्टनर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, उनको हम डेबिट कर देंगे, और जिसको सेक्रीफाई, मतलब जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखो गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं जर्नल एंट्री यहाँ बता रही हूँ आपको, नीचे गुलाब्स कैपिटल अकाउंट, नहीं मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। चलो यही अभी लिख लो, फिर मैं रफ कर दूंगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नीचे वाले क्वेश्चंस में। गुलाब कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर कौन है जिसको गेन हो रहा है, खुशबू को, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसका कैपिटल अकाउंट होगा, अनंत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो गुलाब का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 8,000 रुपए से, और खुशबू का 32,000 से, और इसका अनंत का 40,000 से। मतलब होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी घिचपिच हो गई है बट प्लीज समझ जाना, मैंने इसलिए बार दोबारा भी बोलकर समझाया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंशों के हरण का अर्थ बताइए। गिव द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर क्या होता है भाई, अब मैं आपको इसका आंसर इस साइड बता देती हूँ। पहले तो समझो कि फॉरफीचर क्या होता है। एक सिंपल सी बात है कि फॉरफीचर होता है आपके, फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड। जो आप शेयर्स अलॉट करते हो अगर वो कैंसिल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको हेल्प रहेगी, आप देख लेना आराम से। नंबर 5 का आंसर, फॉरफिटेड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या मतलब है इसका, मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ये सारे क्वेश्चंस, मतलब अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी मैं ये सारी पूरा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे डालती हूँ हमेशा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ जल्दी जल्दी से, मैं वहां पे इन सबको एज अ नोट्स आप इन्हें अपने पास में रख सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि हाँ, बोल रहे हैं आपसे कि निर्मल निर्मन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। निर्मन जो है लिमिटेड है, उसने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जिसकी एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। मतलब अमाउंट कैसे पे किया है, देखो एप्लीकेशन पर 3 रुपए और अलॉटमेंट पर 2 रुपए, तो 3 और 2 5। इसका मतलब फर्स्ट कॉल कितने की हो गई, 5 रुपए की हो गई। फर्स्ट कॉल 5 की हो गई ना, 2 रुपए 3 रुपए इस पे है, 2 रुपए इस पे है, तो 5 ये 10 का है टोटल, तो 5 की फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 45 शेयर्स वर रिसीव्ड। रिसीव कितने हुए, केवल 50,000 आपने शेयर इश्यू किए थे, जिसमें से एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, केवल 45 शेयर्स की। ठीक है, शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट पूजा टू विद होम। मतलब कोई आपका एप्लीकेंट है, पूजा नाम है जिसका, उसने, आपका कोई शेयर होल्डर है, सॉरी, उसने क्या किया,
500 शेयर्स थे उसके पास में, पेड हर एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसने अपने 500 शेयर का पैसा आप अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया। ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूजा ने क्या किया, अपने 500 शेयर की शेयर होल्डर थी वो, उसने 500 का पैसा, उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया कि मैं बार बार चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, आप मेरे पैसे अभी रख लो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कुंदन डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुंदन जो कि 300 शेयर का मालिक था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट ही नहीं किया, मतलब आपके शेयर्स का पैसा नहीं आया। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको कितनी राशि का अमाउंट रिसीव हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है, इतना आसान है बहुत ज्यादा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं होगा। टोटल 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे जा रहे हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे जा रहे हैं, बैलेंस बचा 5 रुपए, जो कि उन्होंने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दे देना। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो केवल 45,000 की हुई है, 50,000। इसका मतलब क्वेश्चन 50,000 से सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन होगा 45,000 से शेयर सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक आपकी शेयर होल्डर थी जिसका नाम है पूजा, जिसने 500 शेयर्स के पैसे, आप मतलब 500 शेयर्स की शेयर होल्डर थी वो, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। बट वहां पर क्या था, एक और आपका कोई शेयर होल्डर था जिसका नाम है कुंदन, जिसके पास 300 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि जब फर्स्ट कॉल पे राशि मांगी गई होगी तो कितना पैसा रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपके टोटल कितने शेयर्स है 45,000 के, जिसमें से 500 शेयर का पैसा। एक बात बताओ, पूजा जब अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा दे चुकी है तो क्या वो फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी पैसा देगी? ऑफ कोर्स नहीं देगी। समझ रहे हैं ना आप? वो अब दोबारा 2 बार पैसे थोड़ा ना देगी, वो तो दे चुकी। तो 500 शेयर्स का तो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिलेगा, और जो कुंदन है वो तो देगा ही नहीं, उसने तो 300 का पैसा डूब ही गया आपका, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये पहले दे चुकी है, लेकिन पूछा आपसे ये नहीं जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलेगा। तो आपको 500 का पैसा भी नहीं मिलेगा और 300 का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 45,000 माइनस 500 और 300 कितना होता है 800, तो लेस 800। जब आप 45,000 में से 800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 44,200, जिसमें से मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी, 5 रुपए की। तो फर्स्ट कॉल मतलब 44,200 मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 2,21,000। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कोई, अगर आपको इतना पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़कर मत आना, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है भाई, बोल रहे हैं कि गुरु लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर because of favorable market candidates the issue was oversubscription and application for 15 lakh shares were received। आपसे बोला जा रहा है इसमें कि गुरु लिमिटेड ने 10 रुपए का, मतलब एक शेयर था, 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से 5 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवेदन, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर 5 रुपए प्रीमियम भी है। उसके बाद में नेक्स्ट बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। मार्केट की कंडीशंस आपके फेवर में थी, अनुकूल थी, इसलिए क्या हुआ कि जो 15 लाख शेयर्स थे उनके आवेदन आ गए आपके पास में। एप्लीकेशन आपको करना, केवल 5 लाख की एप्लीकेशन इशू करना चाहते थे आप, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है, 15 लाख की आई है। क्योंकि ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि आप किसी को भी एप्लीकेशन के लिए मना नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस तो 15 लाख की क्या 15 करोड़ की भी आ सकती है, आप किसी को अप्लाई करने से थोड़ी ना मना कर सकते हो।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में, वो क्या क्या करे, कैसे अलॉट करे। तो देखो अब क्वेश्चन आया है 3 नंबर में, ठीक है, तो उसे 3 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, पहले ये देखते हैं। एक ऑप्शन तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि एक्सेस मनी, जितनी भी एक्स्ट्रा मनी आ गई है, एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। भाई जितनी भी एक्स्ट्रा आ गई हैं उनको रिजेक्ट कर दो, है ना। और जो बाकी के बचे लोग हैं रिजेक्टेड, उनका पूरा पूरा उनका पैसा, उनको मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है केवल 5 लाख के लिए, उनका ले लो, बाकी जो 10 लाख हैं उनको पूरा पूरा रिजेक्ट कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है रिजेक्टेड, बट क्योंकि 3 नंबर में इसलिए काफी लिखना पड़ेगा, रिजेक्टेड एंड शेयर्स में बी allotted to the remaining applicants as full। मतलब 5 लाख को छोड़कर बाकी सबकी वापस कर दो और 5 लाख वालों को पूरा पूरा पार्टनर बना लो। एक तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, वो ऐसा करे कि शेयर में बी अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। अब प्रो राटा बेसिस आपको पता होगा कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, आप क्या करो कि इनको बोलो, ये जो बाकी के 10 लाख है, 5 लाख को तो पूरा पूरा आप इनको पार्टनर बना लो, बट बाकी के जो 10 लाख हैं इनकी एप्लीकेशंस रख लो और पार्शियली इनको पार्टनर बना लो और पार्शियली इनको बना लो। मतलब जिसने 100 रुपए के शेयर्स मांगे थे, 100 शेयर्स मांगे थे, इसको आप केवल 70 दे दो या 50 दे दो, तो बाकी सबको भी शामिल कर लो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने 100 शेयर्स मांगे थे, अब उसको 100 ना देकर 70 दे दो, इसके जो 30 बचे वो किसी और को दे दो, या दोनों को 50-50 दे दो, तो ज्यादा लोगों को आप शेयर होल्डर बना पाओगे। तो एक तरीका ये हो सकता है। तो आप इसमें लिखो शेयर्स मे बी अलॉटेड to all the applicants on pro rata basis। ये 2 तरीके हैं हमारे पास में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में, कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। इशू तो हो गए हैं लेकिन ज्यादा आ गए हैं, तो 2 तरीके हैं कि भैया या तो ये तरीका है कि 5 लाख के रख लो, बाकी 10 लाख का पूरा पूरा जो उनके एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दो। दूसरा तरीका प्रोराटा बेसिस पे आप उनके शेयर्स को अलॉट कर दो, आधों को जितने जितना मांगा है उसको उतने ना देकर कम कम सबको दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया है क्वेश्चन 2015 में। क्या वो है, देखो पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि on 1/4/2013 Bridge and Nandan entered into partner on construct toilet in government girls school in the remote areas of उत्तराखंड। मतलब ब्रज और नंदन ने उत्तराखंड के मतलब जो थोड़ी दूर जगह हैं वहां पे क्या बनवाए हैं, सरकारी कन्या विद्यालयों में टॉयलेट्स बनवाए हैं। ठीक है, ये एक कैसी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो दे कंट्रीब्यूट कितना, कैपिटल 10 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज। मतलब ब्रज ने कितने रुपए, 10 लाख रुपए दिए हैं और 15 लाख रुपए किसने दिए हैं, नंदन ने दिए हैं। दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, ये किस रेशियो में बांटते हैं, 2:3 में। एंड
इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम। मतलब कि उनका जो वो है पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा हुआ है कि उनकी पूंजी पर 12% के हिसाब से उनको ब्याज ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट है 12%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2014 द फर्म को लास्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए का। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है केवल 3 नंबर में, मतलब क्वेश्चन इतना आसान है और नंबर है 3 ज्यादा। अगर आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आजकल हम चैनल पे यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखो कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे बनाओगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक साइड बना देती हूँ यहाँ पे P&L। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि मैं अब आपसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ कि आपको फॉर्मेट प्रॉपर आप खुद से बना लोगे, है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए का। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही लिख दो, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 2 लाख रुपए का। अब इस साइड में क्या है, इंटरेस्ट देनी है, टू इंटरेस्ट ऑन, फर्म इनको इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कौन कौन है, ब्रिज कैपिटल, दूसरा वाला कौन है, नंदन्स कैपिटल। अब निकालोगे कैसे वो आप कहो तो मैं आपको एक बार अलग से निकाल कर दिखा देती हूँ। देखो 2 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, उसमें से अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ब्रिज की, मतलब जो पहला वाला पार्टनर है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे सॉरी, तो ब्रिज का पहले निकालते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो कितना है, 2/5, 2:3 दिया है ना, 2/5। और दूसरा कौन सा है, नंदन, नंदन का कैसे निकालोगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ब्रज का निकल कर आएगा 80,000 रुपए और नंदन का निकल कर आएगा 1,20,000 रुपए। टोटल लगा दो 2 लाख रुपए। बस सिर्फ इतना ही निकालना था, बस यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने हटा दिया है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, तो वो नहीं हम करेंगे। आ जाते हैं नंबर 10 पर। देखो 10 में क्या बोल रहे हैं, गुड ब्लैंकेट्स कंपनी ने ऊनी कंबलों के निर्माता है, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं वूलन ब्लैंकेट्स। वूलन ब्लैंकेट्स ऑफ द कंपनी आर एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज, मतलब ये बहुत सारी कई देश हैं, कई कंट्रीज हैं जिनमें अपने कंबल को वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 प्लेसेस ऑन कश्मीर वैली। इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी नुकसान हुआ है बाढ़ से, उसमें हम क्या करेंगे, 5 गांव में कंबल फ्री में बांटेंगे, ठीक है। आगे क्या है, इट ऑल्सो डिसाइडेड टू एम्प्लॉय 100 यंग पर्सन्स फ्रॉम दीज villages in their newly established factory at सलून in हिमाचल प्रदेश। मतलब इसने इन गांव के 100 नौजवानों को हिमाचल प्रदेश में सलून में स्थापित अपने नए कारखाने में नौकरी दी है, ठीक है। नया कारखाना लगाने के लिए वित्त की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, वित्त मतलब फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, तो 10 प्रत्येक के 50,000 समता अंश तथा 100 प्रत्येक के 2008% ऋण पत्रों का निर्गमन 7 लाख में क्रय की गई मशीनरी के विक्रेताओं को किया गया। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं समझा देती हूँ आपको कि उसको स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो नई फैक्ट्री ऑफ द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, जिसमें एक की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए ईच, और
जैसे 50,000 इशू किए हैं, ऐसे 2,000 @10% क्या है, डिवेंचर इशू किए गए हैं। अब इसके लिए क्या है, 100 ईच, जिसमें डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी। ईच ऑफ द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज 7 लाख रुपीज। ठीक है, आपको करना क्या है, जर्नल एंट्रीज बनानी है सबसे पहले, और कंपनी द्वारा समाज को संप्रेषित किए जाने वाली किसी एक मूल्य की पहचान भी बताइए। मतलब वैल्यू विच ऑफ द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट ऑफ द सोसाइटी, कोई भी एक रीजन बताना है आपको। चलो जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी परचेज करने की। सबसे पहली जर्नल एंट्री मशीनरी परचेज करने की होगी, तो एंट्री नंबर फर्स्ट। सेम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही समझा रही हूँ। तो जब मशीनरी परचेज होगी तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो भी वेंडर होगा उसका नाम। ठीक है, तो कितने की मशीनरी है, 7 लाख रुपए के, ये भी 7 लाख। आप यहाँ पे बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, उसके बाद में जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर्स इशू करने की, क्योंकि आप 50,000 के शेयर्स भी तो इशू कर रहे हो और साथ में डिवेंचर भी इशू कर रहे हो, तो मैं दोनों की एंट्री साथ में कर देती हूँ। ठीक है, या चलो अलग अलग कर देती हूँ, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, पहले सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू करने की, तो जब इशू करेंगे तो वेंडर्स को डेबिट करोगे, जो भी वेंडर होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने का, 50 लाख का, सॉरी 5 लाख है, 50 लाख नहीं 5 लाख है। उसके बाद में थर्ड एंट्री होगी डिवेंचर्स इशू करने की, क्योंकि आपने डिवेंचर भी इशू किए हैं। सेम एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू 9%, 9% ही है ना, सॉरी 8%, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने के डिवेंचर्स हैं, 2 लाख रुपए के। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 5 लाख आ गया। उसके बाद में डिवेंचर्स कितने हैं, 2,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, इसका मतलब 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 2 लाख आ गया। ठीक है, जर्नल एंट्री समझ में आ गई होंगी, जर्नल एंट्री में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्रीज थी। पहली जर्नल एंट्री आपने की कि वेंडर्स से आपने क्या किया, मशीनरी परचेज की है 7 लाख रुपए की। दूसरी एंट्री, आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग कर दिया, चाहो तो एक साथ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एंट्री की आपने शेयर्स इशू करने की, और नेक्स्ट एंट्री आपने की डिवेंचर इशू करने की। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी द्वारा समाज को संप्रेषित किए जाने वाले किसी एक मूल्य की पहचान बताइए। मतलब कि आइडेंटिफाई एनी वैल्यू विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट ऑफ द सोसाइटी। तो देखो सबसे पहली चीज, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या है कि इन्होंने सोचा है कि हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पे नुकसान हुआ है, जहाँ पे बाढ़ आई है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका बी पार्ट लिख देती हूँ। बी पार्ट में पहली चीज क्या हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
ठीक है। और एक चीज और हो रही है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। आप, क्योंकि उसने क्या किया है काफी दूर, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि काफी दूर आपने क्या है एक वहां नौकरी दी है लोगों को, इसके गांव में 100 नौजवानों को नौकरी दी है। तो सेकंड मतलब नेक्स्ट बी पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, या पॉइंट ए था ये बी क्वेश्चन का, और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी में आप क्या लिखोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी था और कर लोगे तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फॉर कैश फ्लो। सरल है, बहुत आसान है, समझो ध्यान से, आप आराम से खुद से कर लोगे। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कैश फ्लो को बता रहा है आपको। ठीक है, तो पहले कैश फ्लो क्या होता है वो समझ लो। कैश फ्लो ये होता है कि आपका जो कैश है वो फ्लो करता रहे, मतलब रुके नहीं, आता जाता रहे। तो आप इनको सबको पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि बाकी सब में क्या हो रहा है, कैश केवल, जैसे आपने बैंक से पैसा निकाला तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई आगे, या अगर आपने बैंक में चेक जमा किया ट्रांजैक्शन खत्म हो गई आगे। बट जो थर्ड नंबर वाला पॉइंट है, रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम डेटर्स, इसमें दोनों कंडीशंस हो रही है। क्या हो रहा है, आपका कोई डेटर होगा इसका मतलब उस टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए होंगे, बट आज वो पैसा आपके पास आया है। तो ये क्या हुआ, पहले नहीं आया फिर आया, इसका मतलब दो चीजें दो ट्रांजेक्शन एक साथ में हुई है कि पहले आपने उधार में किसी को दिया होगा तो वो आपका डेटर बना, उसके बाद में देनदार से आपको वापस प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये आपका कैश फ्लो का बेस्ट सबसे सही पॉइंट है। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, the accountant of Manav Limited while preparing cash flow statement added depreciation provided on fixed asset on the net profit for calculation cash flow from operating activities। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय मानव लिमिटेड ने, मतलब जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया, जो आपकी फिक्स असेट्स थी, फिक्स असेट्स पर लगाए मूल्य को, मतलब डेप्रिसिएशन को, उसने गलती से क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने कैश फ्लो में है आपका, उसमें उसने नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में उसकी जो कैलकुलेशन कर दी वो नेट प्रॉफिट में कर दी। पूछा ये जा रहा है कि क्या उसने सही किया है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश कैसे, किसी असेट पर डेप्रिसिएशन लगा तो आपको किसी को पैसा देना थोड़ा पड़ता है। तो ये आपका एक नुकसान ही, कि आपकी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी लेकिन अब वो 80,000 रह गई, तो आपको 20,000 का नुकसान हुआ है। लेकिन वो कोई मतलब कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। बट कैश फ्लो क्या होता है, पूरे तरीके से कैश एक्सपेंस या कैश रिसीव होती है। तो अब आप इसका कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ही इज नॉट करेक्ट बिकॉज depreciation is a non-cash आइटम या एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने बहुत सारे थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो मैंने वो क्वेश्चंस देखे हैं जो बहुत सारों में सेम पैटर्न पे रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना।
और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, वीडियो को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।